हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। ये अपनी सीरीज में ना 75th रिपब्लिक डे है जो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 2024 में। ठीक है, तो अब ये 75th क्या है, कैसे है, इसके पीछे की जो कहानी है उसके बारे में हम देखेंगे। कैसे हम रिपब्लिक बने, ये रिपब्लिक होने के मायने क्या हैं, और रिपब्लिक होना अपने आप में ही एक उपलब्धि है भारत के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इससे पहले एक इंटरेस्टिंग मैं बात बता देता हूँ। अगर नॉर्मली हम किसी से भी पूछते हैं कि भाई हमारे देश का नाम क्या है, तो वो सीधा बोल देते हैं हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कंट्री को वो बोलते हैं। लेकिन अगर मैं ऑफिशियल नाम की बात करूं, तो जो ऑफिशियल नाम है भारत का वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमें जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो टाइटल है ये हमने अपने कंट्री को कब दिया था, वो तारीख थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू किया, और उसके अंदर जो भी प्रोविजन थे उनको हमने अपनाना स्टार्ट कर दिया। उसी तारीख से हमने अपने आप को रिपब्लिक का टाइटल भी दिया। और रिपब्लिक का मतलब ही आप देखोगे तो इस शब्द के अंदर ही इसका पूरा का पूरा मीनिंग आ जाता है। अगर मैं रिपब्लिक में दोनों वर्ड को तोड़ूं, री और पब्लिक, यानी पब्लिक का मतलब आम जनता, लोग। ठीक है, पब्लिक वाले जो वर्ड है, पब्लिक वाला जो ये वर्ड है ना, ये वाला वर्ड हमने प्रियम्बल में भी यूज कर रखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल ऑफ इंडिया कौन हो गए, यहाँ की पब्लिक। ठीक है, तो आप ये देखो कि जो पूरी पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो लाई करती है विद द पीपल। ठीक है, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हमारे पास में एक सुपर पावरफुल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको हम फॉलो करते हैं। अगर पूरे इंडिया में कहीं पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो उसको हम इलीगल मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के रिपब्लिक बनने की और ये रिपब्लिक होने की कहानी के बारे में। कोई भी जो देश होता है वो बिना इंसानों के तो बनता नहीं है। देखा जाए तो वैसे हम किसी भी देश को उसकी टेरिटोरियल बाउंड्री के आधार के ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं कि भाई उत्तर में हमारे यहाँ पे हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में देखेंगे तो आपका बांग्लादेश की तरफ म्यांमार मिलेगा, पश्चिम में हम पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। ये तो एक हो गया। ठीक है, ये तो एक हमारा ज्योग्राफिकल एक हमने बता दिया कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंशन है हमारे देश की। लेकिन बिना इंसानों के तो बनता नहीं है कोई देश। तो सबसे पहले आप देखोगे कि भारत में आके अलग अलग जगह से लोग बसे और इन्हीं अलग अलग संस्कृतियों वाले, कल्चरल डाइवर्सिटी वाले लोगों ने आज के भारत को बनाया है। ये कहानी स्टार्ट होती है हजारों साल पहले। आपको भी पता है कि लाखों वर्ष पहले अफ्रीका के अंदर पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी, एंड उन लोगों ने ही वहां से माइग्रेशन करते हुए, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई थी लोगों के अंदर। मतलब एक जगह पे अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी तो डिपेंडेंसी ऑन फूड आइटम्स वो बढ़ जाएगी। लेकिन वहां पे इतने ज्यादा फूड वगैरह थे नहीं, तो उन एक बेहतर जीवन की तलाश में वो लोग वहां से माइग्रेट करके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चलने स्टार्ट हो गए थे। उन्हीं में से एक जो ग्रुप था वो इथोपिया कंट्री से चला आज से लगभग 55,000 साल पहले, और वो पानी के रास्ते जो आपका अरब सागर है उसके रास्ते होते हुए दक्षिण भारत में पहुंचे। ठीक है, कुछ लोग लक्षद्वीप पे भी पहुंचे, कुछ लोग अंडमान आइलैंड के ऊपर चले गए नीचे से, कुछ लोग दक्षिण भारत के जो मुख्य भूमि है, मेनलैंड है, वहां पे आके बसने लग गए। धीरे धीरे उन लोगों ने वहां पे अपनी सभ्यता को बसाया, एस्टेब्लिश किया। आप लोग देख रहे होगे ना आज भी अंडमान में काफी सारे लोग ना अफ्रीकन लुक में हैं, तो ये वही लोग हैं। इनके जो एंसेस्टर्स थे ना वो बहुत पहले से ही वहां पे आके बस गए थे। ठीक है, सेंटलिन है, आपने बहुत सारे ट्राइब्स के नाम सुना होगा वहां पे अंडमान आइलैंड के ऊपर। तो उन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे आके वहां पे बसे थे। चलो, ये एक बात हो गई। अब इन्हीं लोगों ने आके वहां पे अपने देश के अंदर सबसे पहले ना ये एक सेटलमेंट वाली चीज एस्टेब्लिश की। ये लोग आके वहां पे ठहर के रुक के और अपना अपने अकॉर्डिंग अपने जो काम है वो करने लग गए, और यहाँ से ही उनको भोजन, रहने, खाने पीने सब चीजें मिल गई, शेल्टर भी मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी लेयर की। आपने सुना होगा कि तकरीबन ना 9,000 साल पहले एक उत्तर पश्चिमी भारत या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाले रीजन में मेहरगढ़ एक गांव हुआ करता था जहां पे हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं, यानी कृषि के साक्ष्य। ये मेहरगढ़ एक गांव था
जो हड़प्पा से भी पहले आके बस गया था वहां पे। और इस गांव में ना अलग अलग टाइप के लोगों मतलब ये लगा लो कि एक्टिविटीज वो किया करते थे। जैसे कि अलग अलग एक्टिविटीज से मेरा मतलब है कि ये लोग वहां पे आके कृषि का कार्य करते थे, पशुपालन करते थे, और धीरे धीरे इन्होंने थोड़े थोड़े ना कच्चे मकान से पक्के मकान में रहना भी अपने आप को स्टार्ट कर दिया था। अब आपको ये सुनते ही समझ में आ जाएगा कि मैं किस परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं। ये वही लोग हैं जो नियोलिथिक पीरियड के अंदर काउंट किए जाते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो नवपाषाण काल। ठीक है, तो अब इन सब लोगों को जब हम इस सभ्यता को जब हम और आगे बढ़ा के देखते हैं, तो यही लोग आगे जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु सभ्यता का भी विकास करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो धीरे धीरे हमारे भारत के अंदर दो अलग अलग फ्रंट के ऊपर अलग अलग जगह पे लोग आए हैं। एक दक्षिण भारत में आए थे जो कि 50,000 साल 55,000 साल पहले आए थे, और दूसरे वो लोग जो उत्तर पश्चिमी सीमा के ऊपर आके वहां पे अपने सेटलमेंट को एस्टेब्लिश कर चुके थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखा जाए तो आपकी जो पूरी की पूरी सभ्यता है सिंधु सभ्यता, वो नष्ट हो गई थी, खत्म हो चुकी थी। ठीक है, देन उसके बाद में वहां पे एक तकरीबन आज से 1200 साल 1200 ईस्वी पूर्व कह लो या फिर 3000 साल पहले कह लो, एक आर्यन ट्राइब आई जो अपने आप को आर्य लोग कहा करते थे। देखा जाए तो ये जो आर्य वर्ड है ना, ये एक लिंग्विस्टिक वर्ड है, भाषा के आधार पर एक नाम दिया गया है। और ये वो लोग थे भारत यूरोपीय, जिनको हम भारोपीय कम्युनिटी भी बोलते हैं, इंडो यूरोपियंस भी बोल देते हैं इनको हम। ये अपने आप को आर्य कहलाया करते थे। इनकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो पुराने टाइम की, जिसको हम वैदिक संस्कृत भी बोलते हैं, वो ये यूज किया करते थे। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो अलग अलग टाइप की संस्कृत लैंग्वेज है, तो उस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल यही सोच लेना कि ठीक है, इन लोगों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, चलो भाई, ये लोग आए तो इन्होंने आके जो भारत में पहले से जो लोग रह रहे थे, द्राविड़, जो मैंने आपको बताया था कि 50-55 हजार साल पहले आके बसे थे, उन लोगों को भी उन्होंने पीछे धकेलना स्टार्ट कर दिया। अब भाई सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो भी स्ट्रांग आएगा, अगर उसको आगे जहां पे रहने वाले कमजोर मिले तो उनको वो खदेड़ देंगे। यही काम हुआ था आर्यों के आने के टाइम पे। ठीक है, चलो, अब आर्यन लोग आ गए, धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी संस्कृति को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे वो लोग वहां पे रहने लग गए, सेटल होने लग गए, तो उन लोगों के अंदर भी अलग अलग कास्ट सिस्टम वगैरह एस्टेब्लिश होने स्टार्ट हो गए। अब ये एक टाइम आने के बाद में ना ये कास्ट सिस्टम इतना रिजिड हो गया कि यहाँ पे जो लोग पहले आके रह रहे थे, जिन्होंने जो नियम बनाए थे, अब नए नियमों की आवश्यकता पड़ गई, नए मान्यताओं की आवश्यकता पड़ गई। अब ये नए नियम और नई मान्यताएं क्या थी, किस रूप में आए, किसी को नहीं समझ में आ रहा था। तो इसी उधेड़ बुन को का समाधान करते हुए फिर दो नए धर्मों का भी भारत के अंदर आगमन होता है। एक था जैन धर्म, दूसरा था बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों की जो मान्यता थी ना, उन्होंने क्या किया, कास्ट सिस्टम के ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन इन्होंने एक बात ऐसी कर दी जो कि उस कास्ट सिस्टम का या वर्ण सिस्टम के ऊपर चोट थी। वो ये, इन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई अगर कोई भी धर्म आपको अपनाना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका कोई किसी विशेष ग्रुप का या विशेष समूह का, विशेष जाति का होना जरूरी हो। आपकी आस्था ही आपका धर्म है। और यही चीज इन दोनों धर्मों के एक लंबे समय तक रहने के पीछे या फिर उनके विकास के पीछे का मुख्य कारण था। ठीक है, मेन रीजन था कि इतने दिनों तक, इतने सालों तक ये पूरा का पूरा धर्म या रिलीजन जो नया बना था वो पॉपुलर हुआ। ठीक है, अब आपको भी पता है, एक चली चलाई आ रही कोई परंपरा है और फिर एकदम से कोई नया चेंज लेके आता है तो उसको पॉपुलैरिटी तो बहुत मिलती है। तो सेम तरीके से भारत के अंदर बुद्धिज्म को भी बहुत पॉपुलैरिटी मिली। बहुत सारे राजाओं ने, महाराजाओं ने ना इसको संरक्षण भी दिया, प्रोटेक्शन भी दी। जैसे कि मैं बात करूं अशोका के बारे में, तो अशोका ने तो पूरा अपना सिस्टम ही, धम्मा सिस्टम चला दिया था। फिर अशोका से लेके हर्षवर्धन तक पूरे एंशिएंट इंडिया में आपके बुद्धिज्म का बोलबाला रहा था। कुछ राजाओं ने जैनिज्म को भी फॉलो किया। ठीक है, कुछ राजाओं ने ब्राह्मणवाद को भी रिवाइव करने की स्टार्ट किया, जिसको हम वैदिक धर्म बोल दो, सनातन धर्म बोल दो, उसको भी उन्होंने रिवाइव करने की ट्राई की। तो सबकी अपनी अपनी लड़ाइयां चलती रह रही थी। और ये पूरा का पूरा जो काम था, ये आपका पूरा प्राचीन भारत के इतिहास में या एंशिएंट हिस्ट्री में चलता रहा। चलो, अब बात करते हैं कि भाई ये तो चलो ठीक है, एक ही धर्म से ही चेंज होने वाले लोग थे, जिनको हम सनातन धर्म बोल दो, वैदिक धर्म बोल दो, जिनकी की मान्यता यहाँ पे थी। देखा जाए तो वास्तविक रूप से यही लोग यहाँ पे रहते हुए आए थे। इन्होंने ही अपने अलग अलग वर्शिप के तरीके इजाद किए थे।
फिर ये अलग अलग रिलीजन वाले लोग आए कैसे, ये भारत के अंदर इतनी डाइवर्सिटी हुई कैसे कि हम एक सिंगल रिलीजन से होते हुए हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये वाले चीज को कैसे अपना लिया। अब इसके पीछे भी कहानी है। अब देखा जाए ना तो भारत में आने वाला जो सबसे पुराना जो रिलीजन है उसको हम बोलते हैं जुडाइज्म, या फिर जिनको हम यहूदी बोल देते हैं, ज्यूज बोल देते हैं। ठीक है, ये लोग जब भारत में आए थे ना तो इनका जो रास्ता था वो दक्षिण भारत की तरफ था, साउथ इंडिया की तरफ। ठीक है, वहां पे आके लोग बस गए थे। और इनको देखोगे आप, ये अलग अलग पार्ट में मिलेंगे। ये ज्यादा जनसंख्या है नहीं इनकी, भारत की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या मिलेगी मात्र 5,000 से 10,000 के बीच में। 10,000 है भी नहीं, ठीक है, लेकिन ये लोग अलग अलग जगह पे बसे हुए हैं। कुछ लोग कोलकाता में बसे हुए हैं 1,500 लोग, कुछ लोग चेन्नई में बसे हुए हैं, कुछ गोवा में, कुछ आपके मुंबई में। तो ये अलग अलग, केरला के कोची में, अलग अलग जगह पे ये लोग बसे हुए हैं। दूसरा, फिर आपने एक सुना होगा पारसी कम्युनिटी। ये जो पारसी कम्युनिटी है ना, ये बहुत ही रिच कम्युनिटी होती है। ये रिलीजन भी है इनका। ठीक है, ईरानियन जो लोग थे जिनको जोरोस्ट्रियन बोलते हैं, ये लोग, इनको आप ईरानी बोल दो, पारसी बोल दो, ये लोग वहां से ही आए थे। ठीक है, ये लोगों ने आके भी अपना यहाँ पे भारत की सभ्यता संस्कृति में अपने आप को इस तरीके से मिक्स कर लिया कि आज ये भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आप नाम लो, बड़े बड़े नाम, जमशेद जी टाटा, ठीक है, रतन टाटा, पूरी टाटा फैमिली। ठीक है, आप और भी बहुत सारे नाम हैं, फरदौंजी वगैरह, मतलब आप जितने भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम, इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम लोगे, वहां पे इनका नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, ये भी भारत के कल्चरल डाइवर्सिटी का एक अहम हिस्सा बन गए। फिर हम बात करते हैं, अब अगर इन सब की बात होगी, क्रिश्चियनिटी की बात देख लो। क्रिश्चियनिटी के बारे में देखा जाए तो बहुत पहले से ही क्रिश्चियनिटी इंडिया में आ चुका था। लगभग ना, अगर मैं आपको बात कहूं, जैसे कि देखो, आज हम जिस ईयर में रह रहे हैं वो है हमारा 2024। इसी को आप पीछे लेके जाओ, 10वीं ईस्वी या 10 एडी में एक सेंट थॉमस नाम से एक पादरी आया था। ठीक है, उस टाइम पे इंडिया के ऊपर ना नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंट था वहां पे इंडो ग्रीक का रूल चलता था। साउथ में तो आपकी ये चोल चेर पांडे चलते ही थे, तो वो साउथ इंडिया में आया था। मद्रास में आके उसने अपना एक चर्च भी वहां पे एस्टेब्लिश किया था। और सेंट थॉम ने वहां पे ना क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए काफी काम किए थे, लेकिन बाद में लोगों को लगा कि ये तो हमारा धर्म ही परिवर्तन कर रहा है, उन्होंने उसको मार दिया। ठीक है, सेंट थॉम को मार दिया। तो देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी का जो आगमन है भारत के अंदर ईसाई धर्म का, वो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आते हैं टाइमलाइन में आगे, मेडाइवल पीरियड में। मेडाइवल पीरियड में जब हम आएंगे तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर ना अलग अलग इन्वेजन स्टार्ट हुए। ये जो इन्वेजन थे, ये भारत में जो स्टार्ट हुए थे, ये उत्तर पश्चिमी भारत से ही हुए थे। ठीक है, अरबों का पहले अटैक हुआ था, अरबों का इन्वेजन आप लोगों को पता है कि, चलो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ही है, बताओ कि पहली बार कौन सा अरब इन्वेजन हुआ था इंडिया पे, किसने किया था, कौन सा ईयर है, ये आप लिखोगे। चलो, उसके बाद में महमूद गजनी ने अटैक किया, मोहम्मद गौरी ने अटैक किया। धीरे धीरे आके इन लोगों ने स्टार्टिंग में जो इनका मेन रीजन था वो यहाँ पे शासन करना या रूल करना नहीं था। इनका मेन मोटिव यही था कि आएंगे, लूटपाट करेंगे, पैसा लूटेंगे और यहां से संपत्ति लूट के लेके चले जाएंगे अपनी ही टेरिटरी में, अपने ही किंगडम में, और फिर वहां पे जाके अपना शान और शौकत से अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन वही बात है, इनका जो लाइफ स्टाइल है वो इतना ज्यादा, मतलब यहाँ पे इंडिया के साथ में इतना कनेक्ट नहीं हुआ। धीरे धीरे इन लोगों को लगा कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पे रह के रूल करते हैं, यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, क्योंकि क्यों ना हम यहीं पे रूल कर लें। तो इस चीज का फायदा उठा के उन्होंने यहाँ पे जो राजा थे उनको हराया, और फिर यहाँ पे एक इस्लाम रिलीजन के साथ में ये लोग आए और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड भी किया, और लगभग पूरे देश के ऊपर इन्होंने अपना एक छत्र राज किया इन्होंने। ठीक है, अब उसी रूल को हम बोल देते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का अगर आप देखोगे तो 1206 स्लेव डायनेसिटी, जिसको हम गुलाम वंश भी बोलते हैं, उससे लेके लोधी डायनेसिटी 1526, लगभग 300 साल तक इन्होंने रूल किया। फिर एक और नया ग्रुप आ गया इस्लाम का, जिसको हम मुगल बोलते हैं। उन्होंने 1526 से लेके 1707, जब औरंगजेब था तब तक रूल किया। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद क्या हुआ, फिर कौन से लोग आ गए, ठीक है, उसकी भी कहानी है। थोड़ा सा मैं पीछे लेके आना चाहूंगा आप लोगों को। देखो,
दिल्ली सल्तनत के ऊपर जब रूल चल रहा था तो उस टाइम पे ऊपर नॉर्थ इंडिया की तरफ पूरा का पूरा इस्लामिज्म चल रहा था। बहुत सारे रूलर ऐसे थे जिन्होंने हिंदू रिलीजन को लेके अपनी थोड़ी थोड़ी ये लगा लो कि सॉफ्ट पॉलिसीज फॉलो की। कुछ ऐसे थे जिन्होंने हिंदुइज्म के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा किया, हिंदुओं के मंदिर वगैरह तोड़े, वहां पे अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह का निर्माण किया। वो हमारे कल्चरल का ही पार्ट है, ठीक है। अभी हम उसके ऊपर यहाँ पे बैठ के जजमेंट करें कि वो सही था गलत था, तो वो चीज थोड़ा सा मुद्दे से हम भटक जाएंगे। लेकिन कहानी क्या थी, क्या हुआ क्या नहीं, वो उस समय की परिस्थितियों के ऊपर भी एक निर्भर करता है कि वहां पे उस समय पे क्या क्या चीजें हुई थी, किन किन चीजों की वजह से वो सब चीजें हुई, ठीक है। चलो, तो उसके साथ साथ में क्या था कि साउथ इंडिया में एक नया ये लगा लो कि किंगडम बना था, विजयनगर। उन्होंने देखा जाए तो उसको भी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उन्होंने हिंदुओं के उत्थान के लिए कुछ किया या फिर ऐसा कुछ किया, नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वो एक हिंदू राज्य था, लेकिन उनके राज्य में भी ना बहुत सारे मुस्लिम सैनिक वगैरह हुआ करते थे उनकी सेना में। तो देखा जाए ना तो ये हिंदू मुस्लिम की जो रिफ्ट थी, या फिर एक हिंदू हिंदू क्यों है, मुस्लिम मुस्लिम क्यों है, ये उस टाइम पे स्टार्ट हुई ही नहीं थी। असली जंग उस टाइम पे धर्म की थी ही नहीं। ये धर्म वाली जो कहानी स्टार्ट होती है, ये लेके आते हैं अपने साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन लोगों ने ही फूट डालो राजगुरु वाली पॉलिसी अपनाई, जिसको हम इंग्लिश में बोले तो डिवाइड एंड रूल कहते हैं, ठीक है। अब ये लोग भी, यूरोपियन लोग भी आना स्टार्ट हो गए थे। एंड देखा जाए ना तो मुगलों से पहले, कहीं ना कहीं बहुत पहले पुर्तगीज आए थे 1498 में, और जो आपके कालीकट में, जो केरला के अंदर एक जगह है। एंड जो मुगल थे वो आए थे 1526। देखा जाए तो मुगल 28 साल के बाद आए थे, लेकिन पुर्तगीज बहुत पहले आ चुके थे, यूरोपियन बहुत पहले आ चुके थे। उस टाइम की जो स्थिति थी भारत के अंदर, वो ऐसी थी कि जो भारत के जो लोकल राजा महाराजा थे वो इतने स्ट्रांग थे, ताकतवर थे, कि यूरोपियंस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वहां पे आके वो रूल कर सकें। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम सिर्फ ट्रेड कर लेते हैं और ट्रेड के सहारे ही अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाते हैं। धीरे धीरे उन लोगों ने अपने आप को स्ट्रांग बनाया, ट्रेड किया, पैसे कमाए, और उसी पैसे का यूज उन्होंने फिर बाद में भारत के ऊपर शासन करने के तरीके से उसका यूज किया। अब जो शासन करने वाली कंपनी है वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। वो आती है 1600 ईस्वी में। 1600 से लेके 1757 तक ये लोग यहाँ पे मेजर जो इनका काम था वो यही था कि सिर्फ हमें ट्रेड करना है। सोचो, 150 साल तक इन्होंने भारत के साथ में व्यापार किया है, ट्रेड किया है, यहाँ से राजा महाराजाओं से परमिशन ली है कि क्या हम आपके यहाँ से व्यापार कर लें, क्या हम अपनी दुकान खोल लें। यहाँ पे हाथ जोड़ जोड़ के, विनती कर करके, जो यहाँ के मुगल बादशाह हुआ करते थे उनके दरबार में जाके हाजिरी लगाया करते थे ये लोग। लेकिन जैसे ही इनको मौका मिला, इन्होंने क्या किया, इनके अंदर डिवाइड एंड रूल वाला फॉलो कर दिया, यहाँ के ही लोगों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और फिर आपको तो पता ही है भाई, जो अगर कमजोर हो गया तो उसके ऊपर जो एक स्ट्रॉन्ग रूलर आएगा वो तो रूल करेगा ही करेगा। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करके उनको आपस में लड़ा झगड़ा के खुद ही राजा बन के बैठ गए। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से लेके 1947 के इंडिपेंडेंस तक तकरीबन 200 साल तक अंग्रेजों ने रूल किया भारत के ऊपर। चलो ठीक है, रूल कर लिया। अब हमारा ये मुद्दा नहीं है कि भाई क्यों रूल किया, क्या नहीं किया, इस पे ऊपर नहीं जाएंगे। बात करेंगे हम डायवर्सिटी के ऊपर कि भाई इन लोगों का भी तो हम पे काफी इंपैक्ट रहा था। आज हम जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारे कपड़े पहनने का, खाने पीने का जो सब कुछ चेंज हुआ है, वो उस 200 साल की ही देन है। उस 200 साल के अंदर जो भी हमने सीखा, उसी की वजह से आज हम लोग ऐसे बन चुके हैं। चलो ठीक है, अब पूरा का पूरा सिस्टम यहां तक आ गया कि हमने अलग अलग टाइम पे, देखो पहले लोग आए, फिर आने के बाद में अलग कल्चरल डाइवर्सिटी वाले लोग आए, फिर और लोग आए, सब लोग मिक्स होके लास्ट में एक पूरा का पूरा कॉम्बो पैक बन गया, जिसको हम आज के डेट में इंडियंस कहते हैं। आज आप देखोगे ना, इंडिया के अंदर ही इतनी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी कह लो, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी कह लो, इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी कह लो, आपके जितनी भी रिचुअल्स हैं उनकी डाइवर्सिटी कह लो। जहां जहां पे भी देखोगे हर जगह पे अलग अलग मान्यताओं वाले लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी डाइवर्सिटी की बात आती है तो नॉट ओनली फिजिकल मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी, फिजिकल डाइवर्सिटी भी बहुत है। फिजिकल डाइवर्सिटी कैसे, अगर हम भारत को देखेंगे तो नॉर्थ वाले एरिया में पूरा का पूरा हिमालयन माउंटेन रेंज है, ठीक है। वो हिमालयन रेंज है नॉर्थ में, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। वो नॉर्थ विंड आने, जो नॉर्थ की जो कोल्ड विंड होती है ना, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। इवन अगर हम पूरे हिमालय की ढलान देखेंगे ना, तो अगर कोई चढ़ाई करना चाहेगा चाइना वाले साइड से, तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है भाई, वो तो कर ही नहीं सकता उधर से चढ़ाई। अगर वो चढ़ाई कर पाते तो चाइना इतना बैठने वाला नहीं है, वो एकदम से अटैक कर ही देता, ठीक है। तो एक चीज तो ये होगा कि प्रोटेक्ट करता है हिमालय।
उसके बाद में अगर हम राजस्थान की तरफ देखेंगे, वहां पे आपको डेजर्ट मिलेगा। हिमालय से हमें माउंटेन मिल गए, आपको ग्लेशियर्स मिल गए, रिवर्स मिल गई, और इधर आपको मिल गए डेजर्ट। दोनों में डाइवर्सिटी है। एंड इन दोनों के बीच में है ग्रेट इंडियन प्लेन, जो कि पूरा का पूरा इतना उपजाऊ एरिया है कि वहां पे आप अनाज फेंक दो सीधा ही, और वो आपस में इतना प्रोडक्टिविटी होगी ना, इतना प्रोडक्टिविटी होती है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक है, वहां पे प्रोड्यूस होते हैं आपके वीट, बार्ले, चावल वगैरह जो भी, तो ये सारा प्रोडक्शन उसी बेल्ट में होता है। नीचे आओगे आपको प्लेट्यू मिलेगा, डेक्कन प्लेट्यू। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये, किसी को पता ही नहीं कि कैसे फॉर्मुलेट हुआ। मतलब ऑब्वियसली जियोलॉजिकली एविडेंस है इसके, बट काफी लंबे टाइम से आके ये बना है। देन आप कोस्टल एरियाज पे जाओगे, कोस्टल प्लेन्स हैं, आपको बीच मिलेंगे, सुंदर सुंदर बीच मिलेंगे। देन आइलैंड्स हैं इंडिया के ऊपर, देन रिवर्स हैं कहीं पे, और देखा जाए तो बहुत सारे ना फॉरेस्ट एरियाज भी हैं। ठीक है, तो इतने सारी चीजें, डाइवर्सिटी है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से। कल्चरल देखेंगे तो अलग अलग रिलीजन मिलेंगे आपको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पंजाबी, मतलब सिख, ईसाई, और आपके यहूदी, आपके पारसी। ठीक है, उसके बाद में जैन और बौद्ध को भी आप काउंट कर लो। हिंदू में ही काउंट करते हैं नॉर्मली इनको, लेकिन चलो अलग धर्म में काउंट कर लो। डाइवर्सिटी तो है यहाँ पे भी, मान्यताएं तो इनकी भी अलग है। देन आपका आ जाता है उसके बाद में लोगों का रहने सहने का। भाई आप कैसे कपड़े आप पहनते हो। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में लोग लुंगी पहनते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न में और ही उनका पहनावा रहता है, पहाड़ी एरिया में कुछ और ही पहनावा मिलेगा, जम्मू कश्मीर में लोगों का अलग ही पहनावा है। तो अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ये भी उनकी एक हिसाब से देखा जाए तो कल्चरल डाइवर्सिटी है। सेम रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग मीट वगैरह खाते हैं, कुछ लोग तो इस तरीके का भी खाना खाते हैं कि हमें देखते ही लगेगा कि भाई ये कोई खाना है, लेकिन उन लोगों का तो वो धर्म है एक हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग डाइवर्सिटी वाली चीजें ही हैं यहाँ पे। देखा जाए तो लोगों का ना जो सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम भी है, काफी सारे अलग अलग कास्ट हैं। इवन अगर हम देखें तो कि जो मैरिज वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो भी काफी अजीब ही है। पूरे हिंदुस्तान में ना अलग अलग तरीके से होता होगा, एंड आप लोग भी उससे वाकिफ हो। काफी सारी जगह ऐसी हैं जहां पे ना सेम गोत्र में शादियां नहीं होती हैं। इवन सेम तो छोड़ो, दादा दादी के जो गोत्र में होंगे ना, उनकी भी आपस में शादियां नहीं होती हैं, दादा दादी, मदर, ऐसे करके। तो इतना डाइवर्सिटी भी देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में कुछ ऐसे जगह पे हैं जहां पे सबसे प्योर जो मैरिज का कॉन्सेप्ट माना जाता है वो मामा और भांजी में माना जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी एरिया हैं, जैसे कि मैं अगर नाम लूं, राजस्थान के अंदर ना आपने एक उदयपुर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा। यहाँ पे ट्राइब है, ग्रासिया ट्राइब। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि भाई शादी से पहले ही बच्चा पैदा करो, उसको वो शुभ मानते हैं। अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वो उस रिश्ते को मान्यता ही नहीं देते। ठीक है, और शादी तभी होगी जब बच्चा हो जाएगा, क्योंकि उनकी रिचुअल ही ऐसे हैं, उनके कस्टम्स ही ऐसे हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, वहां पे किन्नौर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे तो शादी द्रौपदी वाले सिस्टम पे चलती है। यानी अगर 2-3 भाई हैं तो उन सभी भाइयों की एक ही वाइफ। ठीक है, तो वो वाला सिस्टम वहां पे चलता है। उस सिस्टम का नाम भी है, आई थिंक घोटुल प्रथा बोलते हैं उसको। आप देख लेना, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो ऐसे मान्यताएं भी यहाँ पे हैं। देखा जाए तो मेघालय वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में महिलाओं को तो कुछ ज्यादा ही राइट मिले हुए हैं वहां पे। उनका तो ये मर्जी चलती है एक वुमेन की, उसने शादी कर ली तो अगर उसको पसंद आया, ठीक है, मुझे अपने इसी हस्बैंड के साथ में रहना है तो ठीक, अदरवाइज वो अपना हस्बैंड भी चेंज कर लेती है। ठीक है, तो वहां पे भी काफी ज्यादा चल रहा है ये जो पॉली एंट्री वाला जो सिस्टम है उसको। पॉलीगैमी तो सुना था, लेकिन पॉली एंट्री भी चलता है, मान्यता है इसकी भी। ठीक है, वो अलग बात है कि अभी वो चीज को खत्म करने के लिए लोग काफी मतलब कानून वगैरह बना रहे हैं, लेकिन ठीक है। ऐसे ही लैंग्वेज की भी डाइवर्सिटी है। कहने को तो हम एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन डाइवर्सिटी लैंग्वेज के ऊपर भी है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें होने के बाद में आपके स्पोर्ट्स की, गेम्स की, मतलब कहने का मतलब आप नाम लो, हर एक एरिया में डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो अब इस डाइवर्सिटी के साथ में हमारा ये कंट्री एक कॉम्बो पैक बन के आया। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? अंग्रेज लोग आए 1757 से 1947 तक इन्होंने रूल किया। 1947 में इन्होंने हमें आजाद तो कर दिया, साथ में ये भी बोला कि आप लोग अपना संविधान खुद ही बनाओगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाओगे। ठीक है, ये बेड़ा भी उठा लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों ने। काफी पढ़े लिखे लोग थे, काफी लर्नर्ड लोग थे। उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया ना कि आज भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने के लिए हमें कोर्ट तक जाना पड़ जाता है, और कोर्ट की जो वकील अपने दलील के साथ ही उसको प्रूव कर पाते हैं कि ये बात लिखी हुई जो बात है ना, इसका मतलब ये है। आप सोचो 1950 में जो चीज लिख के जा चुके लोग
आज तक उसको कोर्ट के सहारे डिफाइन करना पड़ रहा है। आज तक भी समझ में नहीं आ रहा कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। इतना बढ़िया टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया है, ठीक है, मजबूत। उसके बाद में अगर हम देखेंगे, चलो इस पे बात करते हैं एक बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थोड़ी सी, कि जो पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी, फॉर्मुलेट हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को ये एस्टेब्लिश की जाती है। एंड ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन तक काम करती है, ठीक है। अलग अलग सेशन होते हैं, तकरीबन 11 सेशन हुए थे। सेशन से अगर मैं कहूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 11 बार ही लोग मिले थे। सेशन आपने आज भी देखा होगा कि बजट सेशन चलता है, विंटर सेशन चलता है, ठीक है, तो एक साल में 3 सेशन चलते हैं। सेम वैसे उस टाइम पे भी ये 11 सेशन चले थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर अंदर। और ये टोटल 114 दिन तक इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट की थी। बहुत इन्होंने सुधार के, बहुत बार चेंज किया गया, तकरीबन 7 से 8 हजार बार तो इन्होंने ना जो बात लिखी थी उसको दोबारा से मिटा मिटा के दोबारा से लिखा है। तो बहुत मेहनत की है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। देन चलो इन्होंने लिख लिया, और 26 नवंबर 1949 को इन्होंने क्या कर लिया, 1949, अगर किसी को 49 नहीं समझ में आ रहा तो 26 नवंबर 1949 को इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने सोचा सब लोगों ने कि भाई हम ना 26 जनवरी को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू करेंगे या कमेंस करेंगे। कमेंसमेंट डे इन्होंने 26 जनवरी को रखा। इसके पीछे की कहानी ये है कि 26 जनवरी 1930 को ना जवाहरलाल नेहरू ने एक बार रावी रिवर के किनारे उन्होंने तिरंगा फहरा के बोला था कि भी हम आज से आजाद हैं। तो जो 26 जनवरी है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता था, हर साल वो सेलिब्रेट करते थे। तो उनको लगा कि चलो नवंबर तो आ गया है, 1-2 महीने और वेट कर लेते हैं और 26 जनवरी को ही हम अपना रिपब्लिक डे फॉर्मुलेट करेंगे और उसी दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे। तो इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और आज हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहलाते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि लोग अपने अंदर से ही अपने लीडर्स को चुनते हैं, अपने अंदर से ही वो बनाते हैं कि हाँ ये हमारा रूलर होगा। देखा जाए तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही हम लोग ना डिसाइड करते हैं कि कैसे हमारी गवर्नेंस चलेगी। और इंडिया इस हिसाब से ना वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोले तो कि एक ऐसा कंट्री जो डेमोक्रेसी को तो मानता है और वहां की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, तो मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इसी के साथ हम आज पहुंच चुके हैं 26 जनवरी 2024 को, ठीक है, 2024, जिसके अंदर हम 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वी शुड बी प्राउड ऑन आवर ये रिपब्लिक स्टेटस ऑफ आवर कंट्री एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और हमें इसको ना अपने अंदर भी ना इस चीज को ऐसे रखना चाहिए सहेज के कि हाँ ठीक है, जो चीज है हमने काफी सालों के लड़ाई के बाद में या काफी सालों के संघर्ष के बाद में उस चीज को, जो आज हम जिस शेप में आए हैं ना उसमें है। तो अपने आप को जो जैसा है, जिस मान्यता में है, जिस चीज में है, उसमें अपने आप को खुश महसूस करें और अपने आप को प्राउड भी महसूस करें, क्योंकि हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी मैसेज के साथ में मैं करता हूं आप सब लोगों को टाटा बाय बाय। पढ़िए आराम से, मेहनत कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ओके, बाय बाय।